दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और आपको अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ऐसा 8 एंजाइम है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है और उनका बढ़ना किसी न किसी बीमारी का कारण होता है, किसी न किसी बीमारी का द्योतक होता है, किसी न किसी बीमारी का इंडिकेशन होता है। तो आइए जानते हैं वो 8 एंजाइम क्या है। वो एंजाइम है एमाइलेज, एएलटी, एसजीपीटी, एएसटी यानी एसजीओटी, एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज, सीपीके क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज, एसिड फॉस्फेटेज एसीपी एंड लास्ट है एलडीएच लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, एलडीएच लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, थोड़ा मेरा राइटिंग खराब होता है, डिहाइड्रोजिनेज ये होते हैं। इनको हम लोग नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम बोलते हैं। नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम्स का मतलब वो एंजाइम जिनकी मात्रा प्लाज्मा में कम लेकिन उनके रिलेवेंट टिश्यू में जहां उनका प्रोडक्शन होता है वहां ज्यादा होता है, यही है नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम। और ये कहां से सिक्रीशन होते हैं दोस्तों, आइए एक बार देखते हैं कि कहां से सिक्रीशन होते हैं और बढ़ने पे क्या क्या होता है। जैसे ये हमारा हो गया एसोफेगस, आइए हम रेड से बनाते हैं। ये हो गया हमारा एसोफेगस, इसके बाद से ये हो गया हमारा स्टोमेक, ये हो गया हमारा डियोडिनम। इसके बाद से हम चले तो यहां आके हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं और नीचे एनस। ये हो गया आपका फिगर। और इसके बाद से यहां हो गया हमारा अपेंडिक्स और यहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहां से शुरू हुआ, ये हमारा मलाशय और ये हमारा एनस। तो यहां हमारा होता है लीवर, ये राइट हाइपोकेंड्रियम की पोजीशन है, यहां हमारा होता है लीवर। यहीं से हमारा एएलटी यानी एलानिन ट्रांसएमिनेज जिसको हम लोग एसजीपीटी बोलते हैं और एएसटी यानी एसजीओटी जिसको हम लोग एसजीओटी बोलते हैं। एलानिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज बोलते हैं। एसजीपीटी का मतलब था सीरम ग्लूटामिन पायरुविक ट्रांसएमिनेज और एसजीओटी का होता है सीरम ग्लूटामिल ऑक्सीजनोकाइनेज ट्रांसएमिनेज होता है। ये इन दोनों का सिक्रीशन लीवर से होता है। मेनली एएलटी का सिक्रीशन लीवर से ही होता है और एएसटी का सिक्रीशन भी लीवर से होता है, पर लीवर के साथ साथ ये यहां जो हमारा हार्ट है यहां से भी इसका सिक्रीशन होता है और यहीं से सीपीके का भी सिक्रीशन होता है और हमारे शरीर का जो आउटर वॉल होता है मसल्स का, यहां से भी सीपीके का यहीं से सिक्रीशन, यानी मसल्स में सीपीके एंजाइम्स होता है। कहां होता है? मसल्स में सीपीके एंजाइम होता है और हार्ट में भी सीपीके एंजाइम होता है। और इस लीवर से इसमें छोटे छोटे बिलियरी चैनल्स होते हैं और यहीं से लार्ज हमारा बिलियरी डक्ट, बाइल डक्ट होता है जो यहां आके डियोडिनम में खुलता है। यहां आके हमारा डियोडिनम में खुलता है और ये यहां से थोड़ा लटका हुआ हमारा गॉल ब्लैडर होता है जो यहां से हमारे बाइल डक्ट में खुलता है। तो यहां से इस बाइल चैनल से यहां से सिक्रीशन होता है एएलपी एल्कलाइन फॉस्फेटेज और जीजीटी, इन दोनों का सिक्रीशन होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे शरीर के अंदर जो बोन होता है वहां से भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है, वहां भी हमको एल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है। कहां मिलता है? आपको बोन में भी मिलता है, बिलियरी डक्ट में भी हमको एल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है। जीजीटी केवल इस बिलियरी चैनल में से सिक्रीशन होता है और यहीं से ये पाया जाता है। जीजीटी यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज, जीजीटी गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज और एएलपी मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और यहां से एक पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा
एक लीफ के लाइक स्ट्रक्चर यहां मिलता है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। आमाशय अग्न्याशय बोलते हैं। पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय बोलते हैं। यहां से आपको एमाइलेज का सिक्रीशन होता है। किस चीज का सिक्रीशन होता है? एमाइलेज का सिक्रीशन होता है। ये एमाइलेज भोजन के समय में किए गए खाए गए जो भी स्टार्च मटेरियल होते हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। और यहां हमारा होता है नीचे ब्लैडर के बाद प्रोस्टेट होता है और इसमें जो होता है एसीपी होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है। एसिड फॉस्फेटेज प्रोस्टेट की जो टिश्यू होती है वहां मिलता है एसिड फॉस्फेटेज। एएलटी यानी एसजीपीटी, इनकी मात्रा जो होती है 0 से 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है और एसजीओटी भी लगभग यही मात्रा होता है, 0 से 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है। कितना होता है? 0 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। जब इनकी मात्रा ब्लड में 0 से 35 से 3 गुना हो जाए, जब ये मात्रा बढ़ जाए एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों का, तो कहीं ना कहीं से समझ लेना चाहिए कि हमारे लीवर में सीरियस इशू है, लीवर का डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, हिपेटोकार्सिनोमा हो रहा है। अगर एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों बड़े हैं, एसजीओटी नहीं भी बड़ा हो लेकिन अगर एसजीपीटी यानी एएलटी बड़ा हो, तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि लीवर में डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है। लेकिन अगर एसजीपीटी अगर बढ़ा हुआ है और एसजीओटी नॉर्मल है तो हम लीवर के विषय में सोचेंगे। परंतु अगर एसजीपीटी नॉर्मल है और एसजीओटी बढ़ा हुआ है यानी एएसटी बढ़ा हुआ है, तो हमको यह सोचना होगा कि लीवर हमारा सुरक्षित है, हमारा कहीं ना कहीं कोई और सोर्स है। एसजीओटी हमारा कार्डियक से भी रिलीज होता है, हमारा स्टोमक से भी रिलीज होता है, यहां भी डैमेज होता है, इस टिश्यू में भी पाए जाते हैं, इस टिश्यू में भी पाए जाते हैं, तो यहां भी डैमेज होगा तो एसजीओटी हमारा बढ़ा हुआ आएगा। तो जब भी लीवर का रूल आउट करेंगे एसजीपीटी एसजीओटी के साथ साथ हम आपको सीरम बिलिरुबिन का भी जो पार्ट होगा जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा उसका टेस्ट कराना होगा। आगे है एएलपी और जीजीटी, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज। एएलपी जो होता है वो इस बिलियरी डक्ट से में पाया जाता है, बिलियरी चैनल में पाया जाता है। जब कोई रुकावट चाहे जॉन्डिस की वजह से या कहीं इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से हो जाए तो एएलपी की मात्रा बढ़ जाती है। एएलपी की मात्रा जो है वो 0 से 30 होती है। 0 से 30 इंटरनेशनल यूनिट होता है एएलपी की मात्रा ब्लड में पर डेसीलीटर। 0 से 30 जब इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं रुकावट है। लेकिन एल्केलाइन फॉस्फेटेज बोन में भी पाया जाता है। अगर हमारा जॉन्डिस नहीं रहा, हेपेटाइटिस नहीं रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं रहा, कैंसर नहीं रहा, लेकिन एल्केलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा बढ़ गई है, तो हमको बोन कैंसर के विषय में, ऑस्टियोकार्सिनोमा के विषय में सोचना पड़ेगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड के में भी आपको वहां पे मिलता है, वहां किसी इन्फ्लामेशन के विषय में हमको सोचना होगा। तो केवल एएलपी बढ़ा हो और जीजीटी नॉर्मल हो तो हम बोन कैंसर के विषय में हमको अवश्य ही सोच लेना चाहिए और उससे रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। परंतु जब जीजीटी बढ़ा हो और एएलपी दोनों साथ बढ़े हो तो हमको हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के विषय में या ऑब्स्ट्रक्टिव कोई और पैथोलॉजी हो, स्टोन हो, इस जिसको हम लोग कोलोडिकोलिथियोसिस बोलते हैं वो हो, कोलेसिस्टाइटिस होता है उसमें बढ़ जाता है, कोलेस्टेसिस होता है उसमें बढ़ जाता है, तो इसमें कोई रुकावट होगा तब भी एएलपी बढ़ जाएगा, जीजीटी बढ़ जाएगा। अगर एएलपी नॉर्मल है और जीजीटी आपका बढ़ा हुआ है, जीजीटी बढ़ा हुआ है, जीजीटी का नॉर्मल वैल्यू होता है, जीजीटी का नॉर्मल वैल्यू आपको होता है, इसका भी 0 से 40 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। जब ये जीजीटी का वैल्यू बढ़ जाता है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल है तो ये एल्कोहलिक लीवर डैमेज की तरफ हमको बताता है, यानी एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की तरफ हमको इंडिकेट करता है। अगर कोई एल्कोहलिक्स है और उसका लीवर डैमेज हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो उस स्थिति में एल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ साथ या अकेले भी जीजीटी बढ़ा हुआ आएगा।
तो ये सब लीवर से सिक्रेशन और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन से रिलेटेड जो ऑर्गन है उससे रिलेटेड जो एंजाइम सिक्रेशन है उसके विषय में था। अब यहां से आते हैं पैंक्रियाज से एमाइलेज का सिक्रेशन होता है और एमाइलेज की जो मात्रा होती है वो 0 से 30 होती है। 0 से 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। कितना होता है एमाइलेज का? 0 से 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। जब इससे 3 फोल्ड्स या 4 फोल्ड्स जब भी बढ़ जाए तो ये हमारे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में सूजन का या अग्नाशय में रुकावट का, पैंक्रिएटाइटिस का या पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है, जो अग्नाशय नली होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट का हमको दर्शाता है। तो जब भी एमाइलेज आपके ब्लड रिपोर्ट में बढ़ा हुआ है तो साथ में समझना चाहिए कि पैंक्रिएटाइटिस है, क्योंकि इसमें और भी लक्षण होते हैं, पेट दर्द होता है, वोमिटिंग होता है, तो वहां से डॉक्टर आपको रूल आउट कर। परंतु अगर आप आम आदमी हैं और ये रिपोर्ट आपको बढ़ा हुआ मिले तो पैंक्रिएटाइटिस की तरफ डिनोट करता है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। अब आगे आते हैं आपको सीपीके, क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज। ये मसल्स में पाए जाते हैं। हार्ट मसल के साथ साथ जो भी शरीर के जो एक्सटर्नल मसल्स होते हैं वहां भी पाए जाते हैं। वहां से अगर कोई ब्रेकडाउन होगा, वहां से मसल, चाहे मसल डिस्ट्रॉफी हुआ या कार्डियक में आपको हार्ट अटैक हुआ या कह सके कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन हुआ, ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट के टिश्यू टूट गए, वहां से आपको क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज का जो लेवल है वो वहां से रेज करेगा। इसका जो वैल्यू होता है 30 से 170 होता है। सीपीके का वैल्यू जो होता है 30 से 170 इंटरनेशनल यूनिट होता है। और ये अगर बढ़ता है आपको तो सीपीके में भी इसके 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है आपको सीपीके एमबी कार्डियक, जो कार्डियक एंजाइम कार्डियक मार्कर है, यहां से ये डिनोट आपको करवाता है कि आपको हार्ट अटैक में आपका हार्ट का मसल डैमेज हुआ। लेकिन प्योर अगर आप सीपीके कराते हैं क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज और उसका अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके विषय में आपको सोचना होगा। और लास्ट में आता है एलडीएच लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बढ़ जाता है, यानी ये एंजाइम भी आपको मसल्स में पाया जाता है और मसल्स के ब्रेकडाउन में या मसल्स के क्षय में ये प्लाज्मा में इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये हम पता कर पाते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है या हमारे शरीर में मांस का क्षय हो रहा है। तो एएलटी समराइज मैं एक बार कर दे रहा हूं, एएलटी एसजीपीटी अगर बढ़ेगा तो आपको हेपेटाइटिस का संकेत देगा, साथ में एसजीओटी का बढ़ना और नहीं बढ़ना दोनों भी हो सकता है। एसजीओटी केवल बढ़ा हुआ तो कार्डियक डैमेज हो सकता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर बढ़ा हुआ मिला तो आपको बिलियरी चैनल में रुकावट भी हो सकता है और साथ साथ बोन में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, बोन कार्सिनोमा हो सकता है, ऑस्टियोकार्सिनोमा हो सकता है। एमाइलेज का बढ़ा हुआ लेवल आएगा तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। आपको जीजीटी का बढ़ा हुआ लेवल आया तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकता है। और एसिड फॉस्फेटेज का अगर लेवल बढ़ा हुआ आया तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का ये मार्कर होता है। अगर एलडीएच बढ़ा हुआ आया तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, आपको कार्डियक डैमेज हो सकता है, वहां से भी एलडीएच का भी वहां से भी रूल आउट करते हैं। तो ये पूरी समराइज थी। इस रिपोर्ट के आधार पर आप अपनी बीमारी के विषय में पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए था। अगर इस वीडियो से अगर कुछ लाभ हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, दूसरों को जरूर दिखाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने के लिए विनय पूर्वक प्रणाम। थैंक यू।